आपके सामने ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए और फिर ये देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, बन पाता है या नहीं बन पाता है। फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ कि 90% लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। 10% या 5% ही लोग वैसे होंगे जिससे ये बन पाएगा। तो पहले आप पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर आगे देखिए। तो आप लोगों ने देख लिया बना के। तो अब मैं इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन बताने से पहले सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है ये PYQ पे बेस्ड है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, SSC स्टेनो में अभी 2024 में पूछा गया है, ठीक है। 2024 का जो स्टेनो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, PYQ बेस्ड एरर डिटेक्शन करने वाले हैं, कुछ ऐसे सवाल जो आपसे एग्ज़ाम में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं इस चैनल पे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है कि सी स्पॉटेड द नॉवेल एंड साउटेड हेयर द बुक लाइज दैट वी वर सर्चिंग फॉर ऑल अराउंड, ठीक है। ये SSC स्टेनो 2024 में पूछा गया। क्या बोला गया इसमें, सी स्पॉटेड द नॉवेल, जो नॉवेल वो लोग खोज रहे थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्चिंग फॉर। सी स्पॉटेड द नॉवेल, उसने नॉवेल स्पॉट किया, उसे मिला, ठीक है। एंड साउटेड, और वो क्या की, चिल्लाई, क्या बोली, हेयर द बुक लाइज, यहाँ पर बुक रखा है, दैट वी वर सर्चिंग फॉर, जिसे हम लोग खोज रहे थे, ऑल अराउंड, चारों तरफ खोज रहे थे, वो यहाँ रखा है, ठीक है। इसमें एरर ये है कि जो यहाँ पर दिया गया ना दैट, ये दैट यहाँ पर क्या है, ये दैट है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ग्रामर ये कहता है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। एंटीसीडेंट मीन्स क्या होता है, एंटीसीडेंट मीन्स जो दैट है, जो वर्ड दैट है, ये है, मैंने लिखा दैट, ठीक है। तो इसके पहले जो भी वर्ड जो आने वाले हैं वो या तो नाउन होने चाहिए या प्रोनाउन होने चाहिए, या प्रोनाउन होने चाहिए, नाउन होने चाहिए या प्रोनाउन होने चाहिए। इसके जस्ट पहले वाले वर्ड क्या होने चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए। कब होने चाहिए, जब दैट क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो। जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ये क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, तो इसके पहले वाले वर्ड नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए। दैट से जस्ट पहले वर्ड लाइज जो है, क्या ये नाउन या प्रोनाउन है, नहीं। उससे पहले वाला वर्ड द बुक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर इसे हमें लिखना चाहिए था, हेयर लाइज द बुक। क्या लिखना चाहिए था यहाँ पर, हेयर लाइज द बुक। तो द बुक अगर आ जाता है तो दैट से पहले आ जाएगा, बुक क्या है यहाँ पर, नाउन है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ये यहाँ पर एरर था, ठीक है। तो पार्ट किस में एरर है, सी में। आंसर कौन सा हो जाएगा, पार्ट सी, ठीक है। अब दैट जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा दैट, ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन था। अब दैट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो एक ही क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड और भी, दैट से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन आए तो कभी छूटे ना, ठीक है। तो पहला ये कि अगर दैट का यूज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाए सेंटेंस में, किसके रूप में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे क्या करते हैं, रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक। अगर वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे सेंटेंस में, दैट अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे तो वो रेफर करेंगे किसी स्पेसिफिक थिंग्स को, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ों को। जैसे मैं एग्जांपल से भी बता रहा हूँ, दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई बुक, जो ये बुक है उसे कौन रेफर कर रहा है, दैट कर रहा है। कौन कर रहा है, दैट। दैट किसके बदले आया है, बुक के बदले आया है, तो दैट किसे रेफर कर रहा है, इस बुक को रेफर कर रहा है। तो स्पेसिफिक थिंग्स यहाँ पर क्या है, दैट इज़ माई बुक, वो मेरा बुक है। ये दैट किसे स्पेसिफाई कर रहा है, यहाँ पे बुक को स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। इसका यूज़ कैसे हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो वो वहाँ पर क्या करेगा, रेफर करेगा किसी स्पेसिफिक थिंग्स को, जैसे इसमें बुक को रेफर कर रहा है। जैसे मैंने लिखा, आई डोंट लाइक दैट, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ,
ठीक है, उस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ। तो ये दैट किसके लिए आया है? उस चीज़ के लिए जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ, जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ उस चीज़ के लिए दैट आया है। तो किसी स्पेसिफिक थिंग्स के लिए ये आया है, मतलब स्पेसिफिक थिंग्स को ये रेफ़र कर रहा है। और किसी चीज़ के लिए आया है इसलिए प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि जो कोई अगर चीज़ होगा तो वो क्या होगा? नेम होगा। अगर वो नेमिंग वर्ड है मतलब वो नाउन है, और नाउन के बदले जो आता है वो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? प्रोनाउन है। और दिस दैट दिस दोज ये क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देख लिया, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगर ये यूज़ किया जाए तो ये किसी नाउन को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव जब भी आते हैं वो क्या करते हैं? नाउन या नाउन को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं या उसे स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, मतलब नाउन के बारे में विशेषता बताते हैं, नाउन की विशेषता को बताते हैं। जैसे अगर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, दैट अगर कैसे हम पहचानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव? अगर वो प्रोनाउन होगा तो वो क्या करेगा? किसी स्पेसिफिक थिंग्स को रेफर करेगा, स्पेसिफाई करेगा। और अगर वो एडजेक्टिव होगा तो किसी नाउन को करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को ही स्पेसिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, दैट कार इज़ फास्ट, कार के बारे में बताया गया कि वो क्या है? फास्ट है। तो दैट किसके लिए आया है? उस कार के लिए आया है। किस कार के लिए? जो फास्ट है। तो वो उस कार को स्पेसिफाई कर रहा है। कार क्या है? नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है ये दैट, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये कैसे पता चलेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जस्ट नाउन के पहले यूज़ किया जाएगा। जैसे नाउन के पहले यूज़ किया गया है, यहाँ पर क्या है? ये नाउन के जस्ट पहले यूज़ किया गया है। नाउन के पहले यूज़ किया गया है मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हम लोगों ने अभी जो एक क्वेश्चन देखा था, ये नाउन के द बुक क्या है? नाउन है, नाउन के बाद यूज़ किया गया। अगर वो नाउन के बाद यूज़ किया जाएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर नाउन के पहले यूज़ किया जाएगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नाउन के बाद यूज़ किया जाएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होगा? जब वो किसी स्पेसिफिक थिंग्स को रेफर करेगा। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट दैट शर्ट, आई वॉन्ट दैट शर्ट, मैं उस शर्ट, वो वाला शर्ट चाहता हूँ, ठीक है। ये क्या कहा जा रहा है? मैं वो शर्ट चाहता हूँ या मुझे वो शर्ट चाहिए, मुझे वो शर्ट पसंद है, जो भी। तो ये शर्ट क्या है? यहाँ पर नाउन है। ये शर्ट क्या है? यहाँ पर नाउन है। नाउन से अगर पहले आ रहा है, दैट नाउन से पहले आ रहा है, इसका मतलब अगर नाउन को से पहले आ रहा है वो तो एडजेक्टिव होगा ही होगा, इसलिए ये क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो ये किसे मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, शर्ट को, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। दैट का 2 यूज़ हम लोगों ने देखा। तीसरा यूज़ जो अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वही है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन ये नाउन के जस्ट बाद यूज़ किया जाता है, मतलब इसके पहले नाउन आना चाहिए। जैसे ये किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, मेन बात ये है। दूसरी चीज़, ये एंटीसीडेंट होगा किसी नाउन या प्रोनाउन का। जैसे मैं अभी आगे बताया था क्वेश्चन में, द बुक दैट आई बोरोड वॉज ग्रेट, वो बुक जो मैंने बोरो किया था, क्या किया था? बोरो किया था, वो क्या है? ग्रेट है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर जो दैट है ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और मैंने अभी कहा कि जब भी ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसके पहले देख सकते हैं द बुक क्या है? नाउन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है? अगर इससे पहले नाउन या प्रोनाउन है मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर इसके बाद ना या नाउन या प्रोनाउन आता है तो इसका मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर दैट किसी चीज़ को स्पेसिफाई करता है मतलब दैट वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? और भी एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज़ द वन दैट हेल्प मी, सी इज़ द वन, ये वही है दैट हेल्प मी, जिसने मुझे मेरी हेल्प की थी, ठीक है। तो दैट यहाँ पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके पहले जो आया हुआ वर्ड है दैट यहाँ पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके पहले जो वर्ड आया है, कौन सा वर्ड आया है? वन। कौन सा वर्ड आया है? वन। ये क्या है? प्रोनाउन है। किसके बदले आया है? सी के बदले आया है। किसके बदले आया है? सी के बदले आया है। किसी के नेम के बदले अगर आया है या नाउन के बदले तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो सी किसी का नाम होगा और उसी के बदले वन आया है कि ये वही एक लड़की है जिसने क्या किया था? मेरी हेल्प की थी। तो उसके पहले नाउन या प्रोनाउन अगर आता है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? ये वन, इंडेफिनिट यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ किया जाएगा। क्लियर? तो इसके पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ये क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर? यहाँ पर नाउन आ रहा है, ये वन क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन नहीं, सॉरी, प्रोनाउन। और भी देखते हैं। आई नीड अ लैपटॉप दैट रन्स फास्ट, मुझे एक लैपटॉप चाहिए जो रन्स फास्ट, जो तेज चलता हो। तो यहाँ पर दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसके पहले नाउन आया है। कौन? ये लैपटॉप क्या है? नाउन है। किसी चीज़ का नेम है मतलब नाउन है। अगर नाउन है और उसके बाद दैट आया, इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले नाउन आना चाहिए, मतलब इसका एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। क्लियर? चौथा इसका यूज़ है कंजंक्शन के रूप में। ये इंट्रोड्यूस करता है डिपेंडेंट क्लॉज को, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज को ये इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पर सिर्फ ये क्या कर रहा था? क्लॉज को
इंट्रोड्यूस करा था रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। जैसे आई बोरोड वाज ग्रेट, तो आई बोरो किसे बोरो किया था, बुक को बोरो किया था, ठीक है, ये क्लॉज को बता रहा है, ठीक है। दैट हेल्प मी, मेरा हेल्प किया, किसने किया, तो आगे बताया गया है। रन फास्ट, तेज चलता है, क्या चलता है, तो लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लॉज को, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं जिसका मीनिंग डिपेंड होता है किसे, मेन क्लॉज पे, ठीक है, मेन क्लॉज पे जिसका मीनिंग क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। जैसे ही सैड, उसने कहा, क्या कहा, ही सैड, उसने कहा, क्या ये मीनिंग पूरा हो रहा है, उसने कहा। आप पूछेंगे ना उसने क्या कहा, तो उसे जोड़ने के लिए एक वर्ड आया है दैट। ही वॉज टायर्ड, वह क्या है, थका हुआ है। तो ही वॉज टायर्ड क्या है, एक क्लॉज है जिसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, मतलब ये मेन क्लॉज है, उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए ही सैड जो आया है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज, उसे जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज़ किया गया है। तो कब होगा कंजंक्शन, हम कैसे पहचानेंगे, जब मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा, दो अलग अलग चीज़ें होंगे, दैट के आगे और पीछे वाले क्लॉज को आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक सेंटेंस का जिसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है, मतलब वो सेंटेंस पूरा नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा, जो अपने आप में पूरा होगा। जैसे ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, ये क्या है, अपने आप में पूरा है, इसका मीनिंग क्लियर आ रहा है, मतलब ये क्या है, मेन क्लॉज है। तो ये दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, ये दैट क्या हो जाएगा, यहाँ कंजंक्शन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है, आई एम हैप्पी दैट यू कम, मैं हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूँ। तो आप पूछेंगे ना क्यों हैप्पी हैं, यू कम, क्योंकि आप आए हैं इसलिए, ठीक है। तो ये मेरे हैप्पी होना किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके आने पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, हैप्पी क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। यू कम क्या है, आप आए, ये क्या है, मेन क्लॉज है। तो दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक लास्ट यूज़ है दैट का एडवर्ब के भी रूप में, ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एडवर्ब के रूप में जब दैट का यूज़ किया जाता है तो ये एम्फेसाइज करता है। जैसे इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो डिफ़िकल्ट क्या है, यहाँ पर डिफ़िकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है, डिफ़िकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करते हैं वो क्या होता है, एडवर्ब होते हैं। क्योंकि एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब, अगर आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आप मेरी क्लास को अगर देखे होंगे या और कहीं से भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एडवर्ब किसे किसे मॉडिफाई कर सकता है। ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, खुद किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और उसी को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो अगर एडजेक्टिव से पहले आया है ये दैट, तो ये क्या है, एडजेक्टिव से अगर पहले आया तो ये एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पर दैट क्या है, ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब के भी रूप में यूज़ किया जा सकता है। कैसे पहचानेंगे, जब उसके बाद एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा या एडवर्ब भी होगा, कोई दूसरा एडवर्ब भी होगा, तो ये एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा। क्लियर। आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता था, इट वॉज दैट एक्सपेंसिव, कि ये उतना एक्सपेंसिव है, ठीक है। इट वॉज, मैं नहीं जानता था कि ये उतना एक्सपेंसिव था, ठीक है। तो दैट यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। दैट यहाँ पर क्या है, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब है दैट। क्योंकि एक्सपेंसिव यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। एक्सपेंसिव क्या है क्वालिटी बता रहा, मतलब विशेषता बता रहा है उस चीज़ की जो क्या है, एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव यहाँ क्या है, एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव है तो उससे पहले आने वाला ये वर्ड क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब है तो दैट एडवर्ब के भी रूप में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, सी इज़ नॉट दैट टॉल, वह उतना टॉल नहीं, उतनी लंबी नहीं है। तो दैट यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि कि टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। टॉल क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, जो विशेषता बता रहा है उसके लंबे होने का, ठीक है। तो ये दैट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये दैट के यूजेस थे सारे। तो दैट से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। दैट के यही 5 यूजेस हैं, ठीक है। तो इसलिए दैट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, मैंने सारे ही दैट के यूजेस बता दिए, ताकि दैट से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे। सेकंड ये क्वेश्चन है, फिर से आप पॉज करके एक बार बना के देखेंगे कि आपसे बनता है या नहीं। ये भी अगेन SSC स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं इसे बताता हूँ। इसमें क्या बताया गया, यू हैव सेड दैट as he took money from you many times, he owes you 5,000 rupees altogether. He said that, उसने कहा कि, तो यहाँ पर that क्या है, कंजंक्शन के रूप में है, क्योंकि he said that, you have said, आपने कहा कि, तो आपने क्या कहा, मैं पूछूंगा ना, तो इसका मीनिंग क्या है, क्लियर नहीं है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। क्या कहा आगे बताया गया, तो ये that क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लॉज कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। As he took money from you many times, क्योंकि वो आपसे कई बार पैसे ले चुका है, ही ऑज यू 5,000 रुपीज़ ऑल टुगेदर, वो आपको क्या करेगा,
चुकाएगा 5000 रुपीज़ ऑल टुगेदर, एक साथ चुकाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑल टुगेदर के यूज़ में जो है एरर है, ऑल टुगेदर के यूज़ में एरर है, ठीक है, इसमें एरर है। ऑल टुगेदर की जगह यूज़ किया जाना चाहिए, ऑल टुगेदर की जगह ऑल टुगेदर का यूज़ किया जाना चाहिए, ऑल टुगेदर की जगह ऑल टुगेदर का यूज़ किया जाना चाहिए। क्यों? इसके यूज़ मैं बताता हूँ। देखिए, ऑल टुगेदर का यूज़ तब किया जाता है जब मैं, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ 5 लोग हैं, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई, 5 लोग हैं। अगर मैं बोलूँ कि गाना गाओ, तो ये अकेला गा सकता है, ये अकेला, सी अकेला, डी अकेला, ये अकेला एक गा सकता है। अगर चारों पाँचों एक साथ गाएंगे तो ये ऑल टुगेदर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑल टुगेदर, ठीक है, ऑल टुगेदर, ठीक है, ऑल टुगेदर हो जाएंगे, क्योंकि सब एक साथ आए, ठीक है, एक साथ आना, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का ऑल टुगेदर होगा। यहाँ पर 5000 रुपीज़ ये टोटल होता है, एक सम होता है, ठीक है, टोटल मिलके एक सम होगा जो वो चुकाएगा, ठीक है, या लौटाएगा। तो जब टोटल हो जाता है, इन टोटल हो जाता है कोई चीज़, या इंटायरली कंप्लीटली पूरा हो जाता है, तो वो ऑल टुगेदर वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑल टुगेदर यूज़ किया जाना चाहिए। इसके यूज़ को मैं यहाँ पर एक बार क्लियर भी कर देता हूँ। देखिए, ऑल टुगेदर इसका मतलब होता है एक साथ या सभी मिलाकर। जैसे अभी 5 ABCD का एक मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो वो पाँचों क्या हुए? एक साथ आए, सभी मिलाकर एक साथ गाए। तो एवरीवन और एवरीथिंग इन द सेम प्लेस और एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे एक ही प्लेस पे अगर एवरीवन मतलब हर एक चीज़ चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, एवरीथिंग हो, वो एक साथ आ जाएंगे तो ऑल टुगेदर का यूज़ करेंगे। ऑल टुगेदर कब यूज़ करेंगे? जब पूरी तरह कोई चीज़ें होंगी या संपूर्ण रूप से सब मिला के होगा, ठीक है, मतलब कंप्लीटली होगा, इंटायरली होगा, ऑन द होल होगा। एक वर्ड और भी लिख लीजिए, और इन टोटल भी लिख लीजिए, इन टोटल होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑल टुगेदर वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। जैसे मैं इसे एक एग्जाम्पल, ये वाला क्लियर हो गया होगा ना, आपको क्लियर हो गया होगा ये। मैं एक एग्जाम्पल से ये वाला और भी बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा एक चीज़ और भी मैं बताता हूँ पहले। देखिए, ऑल टुगेदर आपको कैसे आप समझ पाएंगे? ये अगर यहाँ तक क्लियर नहीं हो पाया कि ऑल टुगेदर कब हम ऑल टुगेदर का यूज़ करेंगे या कब हम ऑल टुगेदर का यूज़ करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर ऑल टुगेदर यूज़ किया गया था, जब सेंटेंस में जो भी ऑल टुगेदर या ऑल टुगेदर यूज़ किया गया, उसकी जगह अगर हम इंटायरली, कंप्लीटली, इन टोटल, ऑन द होल अगर हम लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ही ऑज यू 5000 रुपीज़ इन टोटल। मैं यहाँ पर ऑल टुगेदर की जगह लिखता हूँ इन टोटल, मतलब कुल मिलाकर, सब मिलाकर जो है आपको देगा वो। अगर कुल मिलाकर आपको दे रहा है वो, ठीक है, तो वो क्या है? इन टोटल वहाँ पर यूज़ करने पे उसका मीनिंग क्लियर हो पा रहा है, मतलब वो ऑल टुगेदर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर वहाँ हम कंप्लीटली इंटायरली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसका मीनिंग क्लियर नहीं आ रहा है या इन टोटल थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो वहाँ पर इसका मतलब, उसका मीनिंग क्या है कि एवरीथिंग या एवरीवन, ठीक है, एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑल टुगेदर का यूज़ करेंगे। मैं एग्जाम्पल से भी एक बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा वी sang the song all together, at the party, पार्टी में हम लोगों ने एक साथ गाना गाया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? वी sang द सॉन्ग, हम लोगों ने गाना गाया, ऑल टुगेदर एट द पार्टी में एक साथ गाना गाया। तो सब अलग अलग लोग थे, सब एक साथ मिलके गाना गाए, तो सब अलग अलग लोग एक साथ आए, एवरीवन एट द सेम प्लेस आए, ठीक है, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में आए, ठीक है, गाना गाने के लिए। तो क्या है? यहाँ पर ऑल टुगेदर का यूज़ किया गया है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ द bill was altogether too expensive। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूँ नीचे, एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव। द बिल जो है वॉज altogether, एक साथ, कुल मिलाकर, ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक साथ या कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर टू एक्सपेंसिव, कुल मिलाकर बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही महंगा था बिल, ठीक है, जो भी बिल आप पेड कर रहे हैं वो बहुत महंगा था। तो यहाँ पर ऑल टुगेदर का यूज़ किया गया है। क्लियर है? ऑल टुगेदर के यूज़ अब आपको क्लियर होगा।
एक नेक्स्ट फिर क्वेश्चन, फिर ये भी एसएससी स्टेनो में पूछा गया है, अब इसे भी फिर से बनाइए, मैं फिर बताता हूँ। बना लिया आपने? देखिए, द मोर इट रेन्स वर्स द रोड्स बिकम, नो एरर दिया गया है, अगर एरर ना हो तो आप ये चूज कर सकते हैं। द मोर इट रेन्स, ठीक है, जितना ज़्यादा रेन होगा, वर्स द रोड बिकम, रोड उतना ही क्या हो जाएगा, वर्स होगा, उतना ही खराब हो जाएगा, उतना ही घटिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे कीचड़ वगैरह हो जाता है ना बारिश होने पे, उतना ही घटिया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है रेन होना और रोड का वर्स होना, मतलब खराब होना। तो ये रोड का खराब होना किस पे डिपेंड कर रहा है, रेन होने पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा बारिश होगा रोड पे उतना ही पानी जम जाएगा, है ना। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेन के होने पे। मतलब ये सक्सेसिव कंपैरिजन, ठीक है। ये कैसा कंपैरिजन है, सक्सेसिव कंपैरिजन। तो जब सब सक्सेसिव कंपैरिजन हो, मतलब एक चीज़ का होना दूसरी चीज़ पे डिपेंड करता हो, ठीक है, तो वो उसमें जो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्स यूज़ किया गया है और मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जब भी ये कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया जाए उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, दोनों ही एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री के पहले। तो यहाँ पर वर्स के पहले यहाँ पर क्या यूज़ किया जाना चाहिए, द, और फिर आना चाहिए वर्स, द वर्स। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं द मोर दिया गया है, ठीक है, द यूज़ किया गया। तो जब भी सक्सेसिव कंपैरिजन होगा तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। जबकि हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर में कि आर्टिकल द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है, ये बात सही है। लेकिन जब सक्सेसिव कंपैरिजन होता है तो उसके पहले हर दोनों ही जो कंपैरेटिव डिग्री होता है दोनों के ही पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। जैसे व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन टू थिंग्स सक्सेसिवली, जब दो चीज़ों में चेंज हो सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद दूसरे चीज़ में, जैसे बारिश हुआ तो रोड क्या हो गया, वर्स हो गया। तो टू कंपैरेटिव डिग्रीज आर यूज्ड फॉर इट, तो उसके लिए दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है दोनों ही केस में, ठीक है। एंड इट इज़ कॉल्ड सक्सेसिव कंपैरिजन, इसे क्या कहते हैं, सक्सेसिव कंपैरिजन कहते हैं। एंड आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर बोथ द कंपैरेटिव डिग्री, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको। क्या बताया, जब भी दो सक्सेसिव कंपैरिजन हो, मतलब एक के कारण दूसरे पे जो है इम्पैक्ट पड़े, तो वहाँ पर सक्सेसिव कंपैरिजन होता है। और दोनों ही सक्सेसिव कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। वर्स और मोर, ये दोनों ही क्या है, वर्स और मोर, ये दोनों ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है ये, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है। और उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी आप लोग एक बार पॉज करके बनाइएगा। ये पूछा गया एसएससी एमटीएस 2024 में, ठीक है, 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था। बना लिया आपने? देखिए, सी इज़ एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर, सी इज़ एज मोर इंटेलिजेंट, वो उतना ही इंटेलिजेंट है, एज हर ब्रदर्स आर, जितना ही उसके ब्रदर्स हैं, जितने उनके भाई हैं उतना ही इंटेलिजेंट है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, इस केस में शायद ये बहुत सारे लोगों से बन भी गया होगा, एज और एज और एज, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। एज और एज, किस पे ये क्वेश्चन है, एज और एज। जब भी एज आए, ठीक है, या सो एज आए, एज आए या सो एज आए, तो ये जो बीच वाला जो आता है ना सॉरी, ये जो बीच वाला जो एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है, यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी यूज़ किया जाएगा, ये किस में होगा, पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव होता है, तो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट यूज़ किया गया है, जो कि गलत है। मच इंटेलिजेंट यहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए। क्या यूज़ किया जाना चाहिए, मच इंटेलिजेंट यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आना चाहिए, मच आना चाहिए मोर के बदले, ठीक है, ये सही होगा, मच इंटेलिजेंट, क्योंकि मोर क्या है, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ये मैंने लिख भी दिया है। एज और एज अगर आए या सो एज आए, तो उसके बीच एडजेक्टिव या एडवर्ब आते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। दूसरे एक
और भी चीज़ मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ, ठीक है, इसके साथ ही साथ, ताकि और भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट ये कि जब भी एज और एज का यूज़ किया जाता है, एज और एज का यूज़ किया जाता है, तो ये हमेशा जो है पॉजिटिव टॉक के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि याद रहे। ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है? पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। सो एज जो है निगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही पॉजिटिव या नेगेटिव में यूज़ किया है। यूजुअली जो है एज का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में और सो एज का जो है ऑफन यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें ये एज का यूज़ नेगेटिव में भी और सो एज का यूज़ पॉजिटिव में भी किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो का सॉरी, इसे भी पॉज करके आप लोग बनाएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया CHSL अभी जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, ठीक है, उसमें पूछा गया। तो पॉज करके पहले बनाएंगे, फिर मैं बताता हूँ। बन गया? देखिए, द सुप्रीम कोर्ट सेट अवे द वर्डिक्ट ऑफ द हाई कोर्ट एंड अग्रीड टू हियर द प्ली ऑफ द कंप्लेनेंट। सुप्रीम कोर्ट जो है क्या किया? सेट अवे कर दिया, मतलब निरस्त कर दिया वर्डिक्ट को, या जो डिसीजन दिया गया था किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। एंड अग्रीड, और एग्री हुआ सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ के लिए? टू हियर द प्ली ऑफ द कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता था उसके प्ली को, उसकी याचिका को सुनने के लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट अग्री हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है यहाँ पर? इस क्वेश्चन में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं 2-3 चीज़ इस क्वेश्चन में क्लियर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला चीज़, यहाँ पर एरर क्या है ये मैं पहले बताता हूँ। एरर ये है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है सेट अवे, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। यहाँ पर इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, जो डिसीजन आया था, उसे सेट अवे कर दिया, मतलब उसे निरस्त कर दिया। निरस्त करने के लिए जो है सेट अवे नहीं, सेट असाइड यूज़ किया जाता है, सेट असाइड, ठीक है। इसका मतलब होता है टू ओवरटर्न अ कोर्ट डिसीजन, DECISION, डिसीजन और वर्डिक्ट, डिसीजन या वर्डिक्ट जो भी कहे। तो किसी कोर्ट के डिसीजन को या वर्डिक्ट को जब हम ओवरटर्न कर देते हैं तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ किया जाता है वो है सेट असाइड। सेट असाइड यहाँ पर क्या है? फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। सेट असाइड क्या है? यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो सेट असाइड होना चाहिए। दूसरा, असाइड एक साथ है, ASIDE। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक तो ये इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये क्वेश्चन में क्यों ना है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी किसी मतलब स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन हो या इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन हो और उसमें आपको कहीं पर भी अगर फ्रेजल वर्ब दिख जाए, सेट असाइड, गेट अवे, टेक ऑफ वगैरह वगैरह, जो भी अगर फ्रेजल वर्ब दिख जाए तो फ्रेजल वर्ब में ही एरर होगा। ये मैं 99% कह सकता हूँ कि आपका एरर वहीं पर होगा, ठीक है। 99% चांसेस है एरर वहीं पे होगा। 1-2% चांसेस हैं कि कुछ और एरर हो जाए, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आए, कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर का कोई मतलब क्वेश्चन हो या इम्प्रूवमेंट का कोई क्वेश्चन हो, तो इम्प्रूवमेंट में भी आप बी श्योर कि वहाँ पर एरर जो है फ्रेजल वर्ब का ही होगा, ठीक है। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, वो जिस भी ऑप्शन में हो आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था पहला इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, कि जब भी फ्रेजल वर्ब आए तो आपको फ्रेजल वर्ब जहाँ पर भी होगा, जिस पार्ट में, वही पार्ट में एरर होगा, ये आप जा सकते हैं, ठीक है। भले आपको यहाँ पर जैसे मुझे नहीं पता होता कि सेट अवे की जगह सेट असाइड यूज़ करना है, तो मैं सेट अवे से बता देता कि सेट अवे यहाँ फ्रेजल वर्ब है, मतलब पार्ट ए में एरर है, तो ये सही तो हो जाता ना एग्जाम में। लेकिन जानने के लिए आपको तो फ्रेजल वर्ब याद करना होगा, लेकिन आपको आंसर सही करने के लिए ये पता होना चाहिए कि जिस पार्ट में भी फ्रेजल वर्ब होगा वो पार्ट में ही एरर होगा, ठीक है। 99% चांसेस हैं। दूसरा ये कि जैसे यहाँ पर एक यूज़ किया गया है अग्रीड के साथ यहाँ पर टू दिया गया है, तो टू यहाँ पर सही है, लेकिन कभी कभी अग्रीड विथ यहाँ पर दे देगा, विथ, तो यहाँ पर विथ का एरर दे सकता है। तो अग्रीड विथ का प्रीपोजिशन, अग्री के साथ प्रीपोजिशन, ये फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हो जाते हैं फिर। तो यहाँ पर अग्री के साथ विथ का यूज़ तब किया जा सकता है जब अग्री किसी पर्सन से, आप किसी आदमी से आप अग्री होंगे तो विथ का यूज़ करेंगे। किसी चीज़ से, किसी के प्रपोजल से या किसी चीज़ से आप अग्री होंगे तो अग्री टू का यूज़ किया जाता है। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सेट असाइड मैंने कहा, सेट के लिए मतलब जो सेट वर्ड है, ठीक है, वर्ब,
इसके साथ प्रपोजिशन के यूज़ जब किया जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब कहला जाता है, ठीक है। तो सेट असाइड जब मैंने बताया ही है, और सेट अवे तो कोई मतलब फ्रेजल वर्ब होता ही नहीं है। तो एक दो और भी मैं बता देता हूँ, जैसे सेट फोर्थ जो पूछा गया है एग्ज़ाम में, एक दो बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है स्टेट एन ओपिनियन, ऐसे लिखिए, स्टेट एन ओपिनियन, अपना कोई भी ओपिनियन देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सेट फोर्थ कहलाता है। सेट फोर्थ का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, सेट फोर्थ का एक दूसरा मीनिंग भी होता है। क्या दूसरा मीनिंग होता है? टू स्टार्ट अ जर्नी, टू स्टार्ट अ जर्नी, कोई यात्रा प्रारंभ करना सेट फोर्थ कहलाता है, ठीक है। दोनों ही इसका मीनिंग है, ठीक है। पहला स्टेट एंड ओपिनियन, कोई ओपिनियन देना या कोई यात्रा स्टार्ट करना, कोई जर्नी स्टार्ट करना। एक और भी मैं बताता हूँ, दूसरा है सेट बैक, ये भी पूछा गया है बहुत बारी। सेट बैक इसका मतलब होता है डिले करना, किसी चीज़ में देरी करना, ठीक है। पहला मीनिंग होता है डिले करना, देरी करना। दूसरा मीनिंग होता है, एक दूसरा मीनिंग भी मैं बताता हूँ, दूसरा मीनिंग होता है टू बी कॉस्टली, टू बी कॉस्टली, महंगा पड़ना। कोई चीज़ आपको महंगा पड़ रहा है, ठीक है, कीमतों में, ठीक है, दाम में, तो वो क्या है, कॉस्टली पड़ रहा है, मतलब सेटबैक होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ अदर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।